आज का लेक्चर शुरू करते हैं और वीडियो है 12वीं कॉमर्स के लिए। औपचारिक व्यवस्था तंत्र फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि इकाई के संचालन द्वारा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति और कार्य के मध्य संबंधों का जो विविध ढांचा स्थापित किया जाता है उसे औपचारिक व्यवस्था तंत्र कहते हैं। इकाई के संचालक द्वारा निश्चित लक्षणों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति और कार्यों के मध्य संबंध का जो विविध ढांचा होता है उसको स्थापित करते हैं, उसे कहते हैं औपचारिक व्यवस्था तंत्र। रेखीय व्यवस्था तंत्र तथा कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र औपचारिक व्यवस्था के प्रकार है। इस प्रकार की व्यवस्था में कार्य का दायित्व पूर्ण करने के लिए अधिकार प्रदान किया जाता है। अधिकार प्रदान करते समय अधिकारी और अधीनस्थ से मध्य सुस्पष्ट होती है। लक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स। औपचारिक ढांचा निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संचालन सोच समझकर और औपचारिक ढांचे की रचना करता है। अपरिवर्तनशील। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में कर्मचारी का स्थान अधिकतर अपरिवर्तनशील होता है। कर्मचारियों का स्थान एक बार दूसरा सुनिश्चित होने के बाद कदाचित ही उनसे परिवर्तन होता है। उच्च से निम्न स्तर सौंपना। अधिकार सौंपना उच्च अधिकारी द्वारा किया जाता है, उसका स्थान उच्च से निम्न की ओर होता है। विशाल कद। औपचारिक व्यवस्था तंत्र के ढांचे का कद विशाल होता है। निश्चित संबंध। विधिवत रूप से ढांचे की रचना होने से कर्मचारियों के मध्य संबंध स्थापित होता है। सूचना संचार। सूचना संचार औपचारिक मार्गों द्वारा ही होता है। अनौपचारिक सूचना संचार का कोई स्थान नहीं है। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी सोचे समझे उद्देश्य के बिना सामूहिक परिणामों में योगदान देने के लिए स्वयं रचित आंतरिक संबंधों का ढांचा अर्थात अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र। व्यवस्था तंत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों के मध्य अनिवार्य रूप से अमुक विशिष्ट सामाजिक संबंधों का विकास होता है। यह संबंध व्यवस्था तंत्र में प्राकृतिक या अनौपचारिक रूप से उत्पन्न होता है। इसमें संबंधों की स्थापना नहीं की जाती, इसलिए औपचारिक व्यवस्था तंत्र की तरह इसका नक्शा नहीं बनाया जा सकता। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र औपचारिक व्यवस्था तंत्र की परछाई है। औपचारिक व्यवस्था तंत्र में ही ये उत्पन्न होता है। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र औपचारिक व्यवस्था तंत्र का पूरक है। अनौपचारिक ढांचा। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र का ढांचा अनौपचारिक होता है जो आंतरिक संबंधों से उत्पन्न होता है। एक ही औद्योगिक इकाई में कार्यरत कर्मचारियों के मध्य समान लक्षणों की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक रूप से इस ढांचे की रचना होती है। मानव व्यवहार पर आधारित। इस प्रकार का व्यवस्था तंत्र मानव व्यवहार पर आधारित होता है। एक स्वभाव, समान मनोभाव, रुचि, मूल्य, शौक, आदत और मान्यता वाले व्यक्तियों के द्वारा औपचारिक ढांचे में अनौपचारिक समूह रचा होते हैं। इसी कारण हम व्यवस्था तंत्र रचा जाता है। परिवर्तनशील। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र संपूर्ण रूप से परिवर्तनशील होता है। कर्मचारियों कार्य करने के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित होता है। यह नए सिरे से मानव संबंधों में परिवर्तन होता है और इस कारण से अनौपचारिक तंत्र में भी परिवर्तन होते हुए भी दिखाई देता है। आगे है परिवर्तनशीलता। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र संपूर्ण रूप से परिवर्तनशील होता है, सर्वव्यापी है। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र सर्वव्यापी है जो मात्र उद्योग में ही नहीं बल्कि समान हितों और मूल्य वाले प्रत्येक मानवीय प्रवृत्तियों में अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र की उपस्थिति देखने को मिलती है। अनौपचारिक सूचना संचार। अनौपचारिक व्यवस्था में कर्मचारियों के मध्य सूचना संचार अनौपचारिक रूप से होता है। लघु आकार। नियंत्रण का अभाव। औपचारिक व्यवस्था तंत्र का पूरक। यह जो टॉपिक है ये आप थोड़ा देख लेना है। शैक्षणिक व्यवस्था तंत्र मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। रचना फॉर्मेशन। शैक्षणिक व्यवस्था तंत्र में कार्य विभागीय और प्रोजेक्ट विभागीय समन्वय दिखाई पड़ता है। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में प्रत्येक प्रोजेक्ट मैनेजर को अलग अलग प्रोजेक्ट का दायित्व को समय पर साथ ही सफलतापूर्वक पूर्ण रूप का होता है। प्रोजेक्ट कार्य के लिए व्यावसायिक विशेषज्ञ स्टाफ किया जाता है। उदाहरण के लिए स्वरूप संशोधन और विकास विशेषज्ञ, उत्पादन रचा विशेषज्ञ, तकनीकी विशेष, कंप्यूटर विशेषज्ञ आदि। इस विशेषज्ञों को प्रोजेक्ट कार्य दौरान किसी भी विभाग से प्राप्त किया जाता है। प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से इसको मूल विभाग में वापस भेज दिया जाता है। प्रोजेक्ट नंबर 1, प्रोजेक्ट नंबर 2। ऊपर के चार्ट में स्पष्ट पता चलता है कि शैक्षणिक व्यवस्था तंत्र में अधिकार का प्रवाह
दोहराया होता है। जैसा कि जनरल मैनेजर की ओर से विविध विभागों को साथ ही विविध प्रोजेक्ट के संचालकों को ऊपर से नीचे की ओर सीधे रेखा में सतह दी जाती है। इसके लिए आवश्यक व्यवस्था के अलग अलग विभागों में प्राप्त व्यक्तियों इस प्रकार व्यवस्था तंत्र सेक्शन की रचना होती है। जहाँ टेक्नोलॉजी और कार्य दोनों महत्वपूर्ण हो ऐसे संयोगों में आवश्यक होता है, वहाँ इस प्रकार का व्यवस्था तंत्र अधिक अनुकूल सिद्ध होता है। आगे है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। व्यवस्था तंत्र का अध्ययन दो भागों में स्पष्ट होता है। कितनी भी व्यावसायिक इकाइयाँ ऐसी होती है जिनमें मात्र उच्च स्तर पर ही अधिकतर केंद्रित होता है, उच्च स्तर ही अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। तो इसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर क्रमश, यह अर्थ है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर क्रमश अधिकार सौंपने के व्यवस्थित प्रयत्न को विकेंद्रीकरण कहते हैं। हेनरी फॉयल के अनुसार अधीनस्थों को जो अधिकार सौंप सकते हैं, कार्य विभाजन करके निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना अर्थात विकेंद्रीकरण। ऐसे प्रबंध के जिस स्तर पर कार्य करता है उस स्तर पर कर्मचारियों को निर्णय लेने का अधिकार देने को विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो आज के लिए थोड़ा इतने पढ़ेंगे।